नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ नेचर। जो शिक्षा है वो प्रकृति की आधारशिला है। एक शिक्षित व्यक्ति ही एक शिक्षित समाज का निर्माण कर सकता है। फ्रेंड, हम अपना लेसन कंप्लीट कर चुके थे, क्वेश्चन आंसर भी पढ़ चुके थे। क्वेश्चन आंसर के बाद अब हम पढ़ते हैं ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर के पोर्शन में इसमें प्रीपोजिशन का पूरा इंक्लूडेड है। प्रीपोजिशन की जानकारी दी गई है बच्चों के लिए, ताकि छोटी क्लास से ही बच्चों को प्रीपोजिशन की जानकारी हो। पढ़ते हैं हम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता क्या है? तो प्रीपोजिशन को सबसे पहले हिंदी में समझिए। प्रीपोजिशन जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होगा, लेकिन ये किसको दिखाएगा? डायरेक्शन को दिखाएगा, टाइम को दिखाएगा, फिर प्लेस को दिखाएगा, और इन सब में एक वैल्यूएशन दिखाता है। वैल्यूएशन का मतलब इन दोनों में से एक संबंध दिखाएगा। प्रीपोजिशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है फ्रेंड, कि ये कभी भी सब्जेक्टिव केस में आपको नहीं दिखेगा। हमेशा और हमेशा ये ऑब्जेक्टिव केस जब भी आएगा, इसके बाद जो भी आएगा ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, आपको सब्जेक्टिव केस में नहीं दिखाई देगा। तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन में हम पढ़ सकते हैं, दीज वर्ड विच आर यूज्ड बिफोर ए नाउन, वे शब्द जो नाउन के पहले यूज होते हैं, और ए प्रोनाउन या फिर प्रोनाउन के पहले, टू शो इट्स रिलेशनशिप, मतलब अपने संबंध को दिखाने के लिए, विथ अनोदर वर्ड, दूसरे शब्दों के साथ, इन द सेंटेंस, वाक्यों में, आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रीपोजिशन। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के पहले आके उसके संबंध को दूसरे शब्दों के संबंध से जोड़ते हैं, वही क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन। कुल मिला के आप एक एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं, जैसे देयर इज सम वाटर इन द बॉटल। ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर कुछ पानी है, किसमें? बोतल में। तो देयर इज, यहाँ है, सम वाटर, कुछ पानी, इन द बॉटल। अब वाटर और बॉटल के बीच में संबंध कौन स्थापित कर रहा है? तो इन। वाटर और बॉटल, अगर इन नहीं होता तो वाटर बॉटल हम लिखते देयर इज सम वाटर बॉटल, तो उसका मीनिंग ही दूसरा हो जाता कि ये एक पानी की बोतल है। लेकिन यहाँ पर कुछ बोतल में कुछ पानी है, बगैर प्रीपोजिशन के ये वाक्य कंप्लीट नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस है ग्रामर में प्रीपोजिशन का। दिया गया है, ही इज फॉन्ड ऑफ हिज डॉटर, वो अपनी बेटी का शौकीन है। अगर यहाँ पे फॉन्ड और हिज डॉटर के बीच रिलेशनशिप है तो किसकी वजह से है? ऑफ की वजह से है। फॉन्ड हिज डॉटर, कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा, या फिर सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए आप समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट है एक सेंटेंस को, मतलब सेंटेंस में अलग अलग शब्दों के रिलेशनशिप को जोड़ने के लिए। और वो शब्द कैसे होंगे? या तो नाउन होंगे, या फिर प्रोनाउन होंगे, या फिर नाउन के कुछ वाक्यांश होंगे, या प्रोनाउन के कुछ वाक्यांश होंगे। मतलब प्रीपोजिशन जो है, इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, ये सब जो शब्द होते हैं वो रिलेशंस को दिखाते हैं। आप कई जगह पे छोटे छोटे जो शब्दों को देखते हैं, जो एक लेटर या टू लेटर्स के होते हैं, ये शब्दों को दिखाते हैं, मतलब इनमें रिलेशनशिप को स्थापित करते हैं। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, दिया गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, नोट दैट प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर ए प्रीपोजिशन। इसको एकदम ध्यान दीजिए कि कोई भी प्रीपोजिशन जो यूज होगा, कोई भी प्रोनाउन, जैसे आप देखिए, कोई भी प्रोनाउन जब यूज होगा, उसके बाद जो प्रीपोजिशन उसके पहले जो लग रहा है, जैसे प्रीपोजिशन लगा और उस प्रीपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन होगा वो हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। जैसे आई फॉन्ड ऑफ हर, आई फॉन्ड ऑफ सी नहीं बोल सकते हैं, मैं उसका शौकीन हूँ, आई फॉन्ड ऑफ हर, आई फॉन्ड ऑफ सी नहीं बोल सकते हैं, ये सेंटेंस ही पूरा पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन यूज होगा वो हमेशा और हमेशा किस केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। कभी भी सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा, नॉमिनेटिव केस में नहीं होगा, हमेशा कब होगा? ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। ये उसकी क्वालिटी है। और देखिए, इसमें दिखाया गया है, दीज वर्ड विच आर बिफोर ए नाउन आर प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशनशिप विद अनदर वर्ड इन द सेंटेंस आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। द नाउन आर प्रोनाउन विच फॉलोज ए प्रीपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, जो इसका ऑब्जेक्ट है, वो दोनों के बीच में जो रिलेशन दिखा रहा है वही क्या है? प्रीपोजिशन। ही इज फॉन्ड ऑफ हर, ये सेंटेंस सही है, बट अगर हम यहाँ बोल दें ही इज फॉन्ड ऑफ शी, ये सेंटेंस गलत है, बिकॉज प्रीपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन यूज होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और सी जो है वो सब्जेक्टिव केस है। इसके लिए ये सेंटेंस गलत है, और ही इज फॉन्ड ऑफ हर ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है, प्रीपोजिशन में हैव टू आर मोर ऑब्जेक्ट। एक प्रीपोजिशन के दो भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और दो से अधिक भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है कि हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर एक प्रीपोजिशन का रिलेशन दो से अधिक ऑब्जेक्ट से, तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। दिया गया है, बिटवीन यू एंड मी देयर आर फ्यू सीक्रेट। मतलब यू, तुम और मैं में सीक्रेट क्या है? यू सब्जेक्टिव केस है एंड मी ऑब्जेक्टिव केस है। हियर द प्रोनाउन यू एंड मी आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन बिटवीन। प्रीपोजिशन शो वेरियस काइंड्स ऑफ रिलेशन। प्रीपोजिशन क्या शो करता है? संबंधों के विभिन्न प्रकार को शो करता है। प्रीपोजिशन क्या शो करता है? प्रीपोजिशन संबंधों के विभिन्न प्रकार को शो करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग देम आर द फॉलोइंग। मतलब सारा कुछ तो नहीं दिया गया है, बट हाँ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया गया है
कि आप 10th to 12 इंटरमीडिएट लेवल तक का आप प्रीपोजिशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इतना जानकारी दिया गया है। आप देखते हैं कि प्लेस ऑफ प्रीपोजिशन क्या है, मतलब एक जगह को कौन कौन सा प्रीपोजिशन दिखा सकता है। पहला एग्जांपल है सी रैन अक्रॉस द स्ट्रीट। रैन ये पास्ट का वाक्य है, अगर रन होता तो ये प्रेजेंट का होता। सी रैन, इसके आगे मैं आप लोग को टेंस भी पढ़ाने वाली हूँ। ये मतलब जैसे ही 8 की क्लासेस खत्म हो जाएंगी उसके बाद मैं इंग्लिश ग्रामर की एक धमाकेदार क्लास आप लोग के लिए लेके आने वाली हूँ फ्रेंड, जो क्लास एकदम बेसिक से लेके हायर लेवल तक जाएगी। उसको कोई भी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी बच्चा जिसको इंग्लिश ग्रामर की जानकारी चाहिए वो पढ़ सकता है। आप देख सकते हैं टाइम को कौन कौन शो कर रहा है। आई हैव ए मीटिंग इन द आफ्टरनून, मेरे पास दोपहर में मुझे एक मीटिंग में जाना है। लेकिन मीटिंग और आफ्टरनून के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है, इन बता रहा है, यानी इन किसको शो कर रहा है, इन टाइम को शो कर रहा है। और नेक्स्ट है यू मस्ट रिटर्न बिफोर सनसेट, यानी सूरज डूबने से पहले तुम्हें लौट कर आना है। रिटर्न और सनसेट इसके बीच में जो रिलेशनशिप दिखा रहा है कौन, बिफोर दिखा रहा है। ये क्या है, ये टाइम ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। वेट टिल टुमारो, यानी आने वाले कल तक तुम वेट करो। टिल मीन्स होता है तक, और वेट ये वर्ब है, और टुमारो, वेट और टुमारो के बीच में अगर रिलेशन है तो किसकी वजह से है, वो टिल की वजह से। इस रिलेशन को हमें समझना पड़ेगा, और समझने के लिए ये है कि सबसे पहले हमें वाक्य को पढ़ना पड़ेगा। वाक्य बोल क्या रहा है, सेंटेंस क्या कह रहा है। वी वेटेड फॉर आवर्स, हम घंटों से प्रतीक्षा कर रहे थे। मतलब यहाँ पे जो फॉर का यूज हुआ है वो टाइम के लिए हुआ है। घंटा समय ही तो दिखा रहा है, ये एक समय का प्रदर्शन कर रहा है। इसके लिए आप फॉर जो होगा, अगर ये पूछ सकता है क्वेश्चंस कि फॉर जो है वो किस टाइप का प्रीपोजिशन है, तो हम बोल सकते हैं जो फॉर है वो टाइम ऑफ प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है मेथड एंड मैनर को कौन कौन सा शो करता है। तो द लेटर केम बाय पोस्ट, ये लेटर आया कहाँ से है, पोस्ट के द्वारा आया है। कहाँ से आया, पोस्ट के द्वारा आया है। तो ये केम बाई पोस्ट, केम और पोस्ट में जो रिलेशन दिखा रहा है वो बाई दिखा रहा है। बाई क्या है, बाई एक मेथड है। पोस्ट लेटर जो जहाँ से आ रहा है वो एक तरीका है कि वो वहीं से आएगा, पोस्टिंग के द्वारा ही आ रहा है। ही कट द केक विद ए नाइफ, ये एक मैनर है, एक तरीका है कि उसने केक को किससे काटा है, उसने चाकू से केक को काटा है। तो केक और नाइफ के बीच जो रिलेशनशिप दिखा रहा है वो विथ दिखा रहा है। हम बोल सकते हैं कि विथ जो है वो एक मैनर ऑफ प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, यानी धूम्रपान करना सेहत के लिए क्या है, खतरनाक है। तो यहाँ पर इंजरियस टू हेल्थ यानी खतरनाक है और स्वास्थ्य के लिए, इन दोनों में संबंध कौन जोड़ रहा है, टू जोड़ रहा है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये एक पर्पज है, एक रीजन है कि अगर हम स्मोकिंग करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन एंड मोशंस, ही फेल इनटू द वेल, वो कुएं में गिर गया। कुएं में जब वो गिरा तो गति हुई या नहीं गई हुई। देखिए इन और इनटू में एक ये भी डिफरेंस है फ्रेंड। इन जो होता है वो हमेशा स्थिरता के लिए यूज होगा, लेकिन जो इनटू होगा वो गति के लिए। जैसे वो कुएं में कूद गया तो गति करके ही कूदा होगा, तो यहाँ पे इनटू का यूज हो रहा है। यहाँ पे मोशन है कि नहीं है, बिल्कुल मोशन है, गति हो रही है। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वो पेड़ पर चढ़ रहा है, एक गति हो रही है, एक मोशन हो रहा है। तो पेड़ पर जब वो चढ़ रहा है तो एक गति है, जब वो गति है, डायरेक्शन है, मोशन है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर किस चीज का यूज होगा, अप का यूज कर सकते हैं। लेकिन हम बोल सकते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, ये प्रीपोजिशन ऑफ मोशन है। नेक्स्ट ये कुछ डिफिनेशंस है जो मैंने अपने शब्दों में लिखा हुआ था कि प्लेस का कौन कौन सा प्लेस को बताएगा, कौन कौन सा प्रीपोजिशन। अक्रॉस बता सकता है, अमॉन्ग बता सकता है, एट भी प्लेस को शो कर सकता है, बिहाइंड भी प्लेस को शो कर सकता है, टाइम को इन शो कर सकता है, और बिफोर भी शो कर सकता है। टिल और फॉर ये सब तो एकदम नेम से हम तुरंत जान जाएंगे कि टाइम को ही शो कर रहा है। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल इसके पहले हमने जो पढ़ा था कि वी वेटेड फॉर आवर्स, वेट टिल टुमारो, ये सब क्या है, ये सब एक टाइम को ही तो शो कर रहा है। तो जो टाइम को शो कर रहा है वो बाई जो है वो मेथड और मैनर को शो कर रहा है कि पोस्ट कहाँ से आई थी, मतलब लेटर कहाँ से आया था, वो लेटर पोस्ट के द्वारा आया था। वो उसका एक तरीका है कि लेटर केम बाई पोस्ट, लेटर जो आएगा वो पोस्ट के द्वारा ही आएगा। तो आप सेंटेंस को पहले पढ़िए, वाक्य को पढ़िए, वाक्य कह क्या रहा है। उसके बाद आप उसमें प्रीपोजिशन जो होता है, छोटा सा प्रीपोजिशन होता है, उसको हटाइए। उसके बाद आप देखिए कि उन दोनों के आगे पीछे है क्या। तो नाउन मिलेगा आपको या फिर प्रोनाउन मिलेगा, वर्ब मिलेगा, कोई भी वर्ड मिले आपको सेंटेंस में, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन दिखाएगा फ्रेंड, वही क्या है, वही हमारा प्रीपोजिशन है। बहुत ही ईजीएस्ट टॉपिक है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, आफ्टर प्रीपोजिशन वी ऑलवेज यूज ए ऑब्जेक्टिव केस, एज लाइक हिम, एज लाइक हिज, एज लाइक हर। हम कभी भी सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करेंगे।
नेक्स्ट है कुछ दिया गया है प्रीपोजिशन और उसके यूजेस और उसके साथ साथ उसके कुछ इजी एग्जांपल भी दिए गए हैं जिससे भी बच्चों को बहुत आसानी हो प्रीपोजिशन को समझने में। जैसे डेज ऑफ वीक यानी सप्ताह के नाम के आगे हम कौन सा प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, तो मंडे। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, और 7 दिन के आगे हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, तो हमेशा हम मंडे मतलब ऑन लगाएंगे। ऑन का अर्थ होता है पर। उसके बाद नेक्स्ट है अगर महीनों का नाम आ जाए, किसी मौसम का नाम आ जाए, किसी दिन का समय आ जाए, जैसे आफ्टरनून है या फिर मॉर्निंग है या फिर नाइट है या फिर इवनिंग है। और नेक्स्ट है ईयर यानी साल, जैसे 2004 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब एक निश्चित समय जो है, एक निश्चित समय उसके बाद का जो समय है। इन एन आवर, 1 घंटा, 1 घंटे में, मैं 1 घंटे में आता हूँ। यहाँ सब कौन सा प्रीपोजिशन शो करेंगे, हम इन शो करेंगे। एट मैंने आपको पहले ही बता दिया एक प्लेस के लिए यूज होता है, और फॉर नाइट यानी रात के लिए यूज होगा। फॉर वीकेंड यानी सप्ताह के अंत में अगर कुछ हो, एट द वीकेंड। और उसके बाद नेक्स्ट है सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, मानी एक निश्चित समय हो कि मैं इसी समय में ये काम कर लूँगा। जब वो सर्टेन चीज़ दिखाएगी, श्योरिटी दिखाएगी, तो उस श्योरिटी के टाइम में हम एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा सिंस है, और सिंस बहुत इजी है। आप जहाँ भी देखिए, अगर पास्ट कोई भी आपको टाइम दिख रहा है, पास्ट कोई भी ईयर दिख रहा है, वहाँ पे आप एकदम आराम से आँख बंद करके सिंस लगा दीजिए, वो सेंटेंस कभी गलत नहीं हो सकता। आप फॉर देख रहे हैं, अगर आपको सर्टेन है ये पीरियड कि निश्चित है यही समय, तो फिर आप फॉर लगा दीजिए, वो भी आपका कभी गलत नहीं होगा। लेकिन सिंस और फॉर में ये एक डिफरेंस समझिएगा कि सिंस आप वहीं पे लगा सकते हो जहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन फॉर आप वहाँ पे लगाओगे जहाँ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। और नेक्स्ट है एगो, इसका मीन्स भी होता है पहले, ए सर्टेन टाइम इन द पास्ट, 2 years एगो। जैसे 2 years एगो, अगर इसी को हम फॉर में यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर 2 years। हमको अगर एगो लगाना है, हमें अपना वाक्य एगो लगा के अगर अच्छा लग रहा है तो हम एगो भी लगा सकते हैं, बट उसमें हम लिखेंगे 2 years एगो। और बिफोर, इसका मीन्स भी होगा पहले, अर्लियर देन ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक निश्चित समय, जो निश्चित समय अर्लियर पॉइंट ऑफ टाइम है उसके पहले का समय, यानी 2004 के पहले, बिफोर 2004, बिफोर 2006। नेक्स्ट है हमारा टू टेलिंग द टाइम। टू हमेशा किसको शो कर रहा है, टेलिंग द टाइम यानी समय को बताने के लिए कितना समय हुआ है, 10 to 6, 5 to 6, 4 to 6, 5 to 10, कुछ भी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पास्ट टू टेलिंग द टाइम, 10 past 6, ये भी टाइम को ही शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट है टू है, टिल है, अनटिल है, ये सब किसको शो करेगा, मार्किंग द बिगनिंग एंड एंड ऑफ पीरियड यानी किसी भी समय की शुरुआत या फिर किसी भी समय का आखिरी समय। जैसे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे यानी सोमवार से लेके शुक्रवार तक, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, इसका भी वही होगा मीनिंग कि सोमवार से शुक्रवार तक। नेक्स्ट है टिल है, अनटिल है, और टाइम इन द सेंस हाउ लॉन्ग समथिंग इज गोइंग टू लास्ट, कितने समय में वो चीज़ें खत्म होने वाली है। ही इज़ ऑन हॉलीडे, वो छुट्टी पर है, लेकिन कब तक, अनटिल फ्राइडे, यानी ये चीज़ शो हो जाएगा पूरा, अनटिल लगाते ही ये चीज़ शो हो जाएगा कि वो छुट्टी पर तो है, ही इज़ ऑन हॉलीडे। यहाँ पे ऑन का यूज़ हुआ, आप देखिए एक ही सेंटेंस में 2 प्रीपोजिशन का यूज हुआ है और रिलेशनशिप दोनों बता रहा है। ही इज़ ऑन हॉलीडे, वो कहाँ पर है, वो छुट्टी पर है। अनटिल फ्राइडे यानी शुक्रवार तक वो कहाँ पर है, वो छुट्टी पर है शुक्रवार तक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा प्रीपोजिशन है, नेक्स्ट है इन और इनटू में मैं आपको एक डिफरेंस बता सकती हूँ कि इन जो है वो हमेशा स्थिरता के लिए यूज होगा, लेकिन इनटू जो है हमेशा मूवमेंट के लिए यूज होगा। इन द किचन, इन मोतिहारी एक प्लेस है, इन द बुक किताब में, इन द कार यानी कार के अंदर, और इन ए टैक्सी, इन द पिक्चर, इन द वर्ल्ड। ये सब क्या है, ये सब एक स्टेबल चीज़ें हैं, स्टेबल चीज़ों के लिए आप इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एट, ये प्लेस को दिखाता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस मीनिंग नेक्स्ट टू, बाई एन ऑब्जेक्ट, फॉर टेबल, फॉर इवेंट्स, प्लेस वेयर यू आर डू समथिंग, वो जगह जहाँ पे आप कुछ कर रहे हैं। टिपिकल, वॉच ए फिल्म, स्टडी, वर्क। एट द डोर, दरवाजे पर। एट द स्टेशन पर। एट द टेबल पर। एट अ कॉन्सर्ट, एक कॉन्सर्ट पर। एट द पार्टी पर। एट द सिनेमा में। एट स्कूल में। एट वर्क, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपका स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका ऑन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन जो है अटैच्ड फॉर ए प्लेस विद ए रिवर। अटैच्ड का मतलब पिक्चर ऑन द वॉल, वॉल और पिक्चर के बीच जो रिलेशन दिखा रहा है वो ऑन दिखा रहा है। तो जो दीवार पर पिक्चर लगी है वो दीवार से कैसी है, अटैच है यानी जुड़ी हुई है, यहाँ पे हम ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है फॉर ए प्लेस विद ए रिवर, यानी एक जगह जो एक नदी से जुड़ी हुई हो। जैसे पटना लाइज ऑन द गंगा, पटना कहाँ पर है, गंगा के किनारे।
पटना कहाँ पर है, गंगा के किनारे, तो वहाँ पर भी हम ऑन का यूज करेंगे। फॉर ए सर्टेन साइड, लेफ्ट या राइट, यानी एक निश्चित जो साइड होता है या तो दाहिना तरफ या फिर बायां, तो इसमें बोलेगा क्या, ऑन द लेफ्ट, ऑन द टेबल, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, मतलब अ फ्लोर इन द हाउस, जैसे ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर, ऑन द बस, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ पर भी हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं, ऑन द बस, ऑन ए प्लेन, ऑन टीवी, ऑन टेलीविज़न और रेडियो के लिए हम भी किसका यूज कर सकते हैं, ऑन का। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे हम जितना ज़्यादा सेंटेंस का यूज करेंगे फ्रेंड, उतना ज़्यादा ये सब हमारे लिए ईजीएस्ट होता जाएगा। दिखने में भले लग रहा है कि हाँ प्रीपोजिशन का बहुत ब्रॉड टॉपिक है, ब्रॉड कुछ नहीं होता है, सब कुछ पढ़ना होता है। एक बार अगर आपको समझ में आ गया, सबसे बड़ा आपका सेंटेंस है, जितना ज़्यादा सेंटेंस पे आपका कमांड होगा उतना ही ज़्यादा आपका प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, पूरी ग्रामर आपको उतनी ईजी लगेगी जितना अच्छा आपका आपके सेंटेंस पे कमांड होगा। आप अगर सेंटेंस को समझ गए तो उसके अंदर जो भी वर्ड्स दिए गए हैं, वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, क्या है वो आप सब कुछ समझ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अंडर। जैसे आप बोलते हो कि अंडर द टेबल, द बैग इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है कोई चीज़, लेकिन अगर वही चीज़ टेबल के ऊपर हो जाएगी तो फिर क्या होगा, लोअर देन समथिंग, ईल्स आर अबव ग्राउंड, ऊपर और नीचे में, नीचे होगा तो अंडर, और उसी चीज़ अगर टेबल के ऊपर रखी है तो फिर हम बिलो बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन द ग्राउंड, लोअर देन और कवर्ड बाई समथिंग एल्स, किसी चीज़ को आप किसी चीज़ से ढक दीजिए। जैसे मैंने मान लीजिए किसी सामान को, मान लीजिए एक टॉफ़ी है, टॉफ़ी को किससे ढक दिया, मान लीजिए तकिए से ढक दिया, मान लीजिए, सोचिए, मतलब ढका नहीं है, ऐसा होता है कि वो क्या बोलते हैं उसको, क्रिसमस होता है ना, तो उसमें होता है ना बच्चों के तकिए के नीचे टॉफ़ी वगैरह रख दी जाती है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि टॉफ़ी कवर्ड अंडर द पिलो, ये हम बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बिलो, लोअर देन समथिंग एल्स बट अबव ग्राउंड, द फिश आर बिलो द सरफेस, जो फिश है यानी जो मछली है वो सतह के क्या है, नीचे है, सतह के क्या है, नीचे है, ये लोअर देन समथिंग एल्स बट अबव ग्राउंड, ग्राउंड के तो ऊपर है बट क्या है, ये नीचे है। द फिश आर बिलो द सरफेस, अंडर मीन्स भी नीचे होता है और बिलो मीन्स भी नीचे होता है, लेकिन दोनों में फर्क कितना है, लोअर देन आर कवर्ड बाय समथिंग, जो लोअर वो चीज़ें नीचे होंगी लेकिन कवर्ड भी होंगी, और इसमें क्या है, वो सरफेस के नीचे थी मछली बट ग्राउंड की क्या है, ऊपर है। नेक्स्ट है हमारा ओवर है, एबव है, अक्रॉस है, अक्रॉस वगैरह तो ये सब वर्ड से एकदम शो हो रहे हैं कि किसी ब्रिज को पार करने के लिए, रोड को पार करने के लिए यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, अक्रॉस का यूज करेंगे। और ओवर है, पुट अ जैकेट ओवर योर शर्ट, मतलब अपने शर्ट के ऊपर क्या डाल लो, जो जैकेट को डाल लो, कवर्ड बाई समथिंग एल्स, मीनिंग मोर देन गेटिंग टू अदर साइड, आल्सो अक्रॉस, ओवरकमिंग एन ऑब्स्टेकल, इसका मतलब यही है कि ओवर 16 ईयर्स ऑफ एज, यानी 16 साल की उम्र हो गई है उसकी। पुट ए जैकेट ओवर योर शर्ट, मतलब अपने शर्ट के ऊपर एक जैकेट को डाल लीजिए, कवर्ड है वो चीज़ें, जैसे जैकेट अगले ने शर्ट पहना हुआ है, शर्ट के ऊपर भी जैकेट डालेगा तो वो क्या है, वो एक कवर्ड है, वही दिखाया गया है, कवर्ड बाई समथिंग, किसी चीज़ से कवर्ड है। और वहाँ पे हम ओवर का यूज करेंगे, वॉक ओवर द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर से चलो, क्लाइंब ओवर द वॉल, यानी दीवार के ऊपर से चढ़ो। ये सब चीज़ें होती हैं कुछ जो थोड़ा सा बहुत माइनर डिफरेंस होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बट समझना यही है कि अगर हम सेंटेंस को समझ गए, सेंटेंस हमें कहना क्या चाह रहा है, तो वहाँ पे हम ओवर, अबव, अक्रॉस क्या चीज़ लगाएंगे वो हम समझ जाएंगे, और वो सेंटेंस से ही डिफाइन होता है। बिकॉज इस तरह से हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, बट अगर हमारे पास कोई सेंटेंस हो तो सेंटेंस से हम बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है ए पैथ अबव द लेक, यानी झील के ऊपर एक रास्ता है, अब बहती हुई झील है और झील के ऊपर एक रास्ता है, तो यहाँ हम क्या ओवर लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि ओवर कवर्ड बाई समथिंग को शो कर रहा है, बट अबव किसको शो कर रहा है, अबव शो कर रहा है हायर देन समथिंग एल्स, बट नॉट डायरेक्टली ओवर इट। और नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है थ्रो, समथिंग विद लिमिट ऑन टॉप, बॉटम एंड द साइड्स, ड्राइव थ्रू द ट्यूनल, यानी ट्यूनल के थ्रू ड्राइव करो। उसके बाद नेक्स्ट है टू, मूवमेंट टू पर्सन और बिल्डिंग, यानी क्या है, गो टू सिनेमा, इसमें सिनेमा जाने के लिए किसका यूज हो रहा है, टू का यूज हो रहा है, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, लेकिन किसका मूवमेंट है, सिनेमा, ये किसी बिल्डिंग में हो रहा है, किसी सिनेमा घर में हो रहा होगा। गो टू रांची, ये प्लेस को शो कर रहा है, कोई व्यक्ति ही जा रहा होगा, कोई पर्सन जा रहा होगा। और नेक्स्ट है गो टू बेड, बेड पे कौन जाएगा, कोई पर्सन ही जाएगा, तो किसी मूवमेंट, पर्सन और बिल्डिंग, मूवमेंट को शो करेगा टू, टू हमेशा गति को शो करेगा, लेकिन वो या तो पर्सन करेगा या फिर कोई बिल्डिंग करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इनटू, इनटू, इंटर अ रूम अ बिल्डिंग, मैंने पहले भी आप लोगों को क्लियर किया है कि मूवमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। जैसे ही जम्प्ड इनटू द वॉल, वो एक कुएं में कूद गया। ही गो इनटू द किचन, वो किचन में जा रही है, लेकिन किचन में जा रही है तो चल के ही जा रही होगी। अब लेकिन अगर यहाँ पे बोल दिया जाए ही इज़ इन द हाउस, वो अपने घर में है,
मतलब घर में है, अभी घर में है, वो कुछ मोशन नहीं कर रही है, कुछ मूवमेंट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे। इन और इनटू में बहुत अच्छा डिफरेंस है। और नेक्स्ट है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का क्या मीन्स है? मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग बट नॉट डायरेक्टली इट। मूवमेंट तो होगा इन द डायरेक्शन समथिंग, मतलब किसी दिशा में होगा बट नॉट डायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली नहीं होगा। जैसे गो 5 स्टेप्स टुवर्ड द हाउस, उसने 5 कदम चले हैं अपने घर जाने के लिए, बट 5 जो कदम है वो ये भी तो बोल सकता है वो अपने घर जा रहा है, लेकिन ये जो 5 स्टेप है ये नॉट डायरेक्टली शो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑन टू। मूवमेंट टू द टॉप ऑफ समथिंग, यानी गति है किसी चीज़ के ऊपर जाने के लिए। जंप ऑन टू द टेबल, टेबल के ऊपर कूदो, टेबल के ऊपर क्या करो? कूदो। नेक्स्ट है फ्रॉम। इन द सेंस ऑफ वेयर फ्रॉम, ये फ्रॉम जो है वो हमेशा किसको शो करता है? किसी किसी प्लेस को शो करता है। या फिर आप फ्रॉम गिफ्ट, ये भी बोल सकते हैं आप फ्रॉम गिफ्ट किसी से, जैसे प्रेजेंट के लिए भी ये शो होता है। फ्रॉम का ये समझिए से, लेकिन ये है से, ये जैसे होता है हिंदी में से के द्वारा, तो ये जो होता है कुछ अलग होता है। बट यहाँ पे अगर हम किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं, जैसे कि उसने उसको गिफ्ट दिया, तो वहाँ पे आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। और जैसे फ्रॉम देखिए आ भी गया, ये हमारा प्रीपोजिशन का यूजेस। हु गेव इट, प्रेजेंट के लिए होगा ए प्रेजेंट फ्रॉम जुबैर, मुझे जुबैर से क्या मिला है? एक गिफ्ट मिला, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा ऑफ। ऑफ क्या बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। ये तो मुझे लगता है कि हम लोग के कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। छोटे एग्जाम का तो बात नहीं कर रही मैं, बहुत बड़े बड़े एग्जाम में ये प्रीपोजिशन जो है ऑफ प्रीपोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। और ज़्यादातर आप इसका यूज़ देखोगे, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सेंटेंस होता होगा। बहुत ज़्यादा ऑफनली एकदम यूज़ होता है ऑफ का। ऑफ का हम आपको यूज़ बता दे रहे हैं, रीजंस के लिए होता है, पर्पज के लिए होता है। ये रीजन एंड पर्पज ऑफ प्रीपोजिशन है ही ऑफ। और इसका हिंदी होता है का, और अलग अलग सेंटेंस में इसका अलग अलग अर्थ बदल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हु, व्हाट डज इट बिलोंग, व्हाट डज इट शो, मतलब कुछ भी, क्या ये शो कर रहा है? ए पेज ऑफ द बुक, किताब का एक पेज। द पिक्चर ऑफ ए पैलेस, मतलब महल का जो एक क्या था? पिक्चर था, एक दृश्य था। नेक्स्ट है बाई। मेथड है मैनर को शो करता है। जैसे हमने पढ़ा था कि लेटर कहाँ से आ रहा था? बाई पोस्ट, यानी पोस्ट से। वो इसका एक तरीका था कि वो वहीं से आएगा। हु मेड इट, किसने बनाया है? ए बुक बाय प्रेमचंद, किसके द्वारा ये बुक है? ये तो प्रेमचंद के द्वारा है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑन। ऑन भी प्रीपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। वॉकिंग और राइडिंग ऑन हॉर्स बैक, ऑन फुट, ऑन हॉर्स बैक, गेट ऑन द बस, यानी बस पर जाइए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम और भी यूज कर रहे थे प्रीपोजिशन का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड, हाँ, OFF। ये देखिए, इस ऑफ का क्या मतलब होता है? लीविंग ए पब्लिक, किसी चीज़ को छोड़ देना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब है जो सार्वजनिक यातायात के साधन हैं, गाड़ियाँ हैं, उनको छोड़ देना। गेट ऑफ द ट्रेन, गेट ऑफ द बस, गेट ऑफ द कार, गेट ऑफ द टैक्सी, ये भी हो सकता है। आउट ऑफ, लिविंग ए कार, छोड़ देना, टैक्सी। और नेक्स्ट हमारा है क्या है? बाई है। बाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, मेथड और मैनर को शो करता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई चीज़ कहाँ से हो रही है, कहाँ से बन रही है, किसी चीज़ का प्रकाशन कहाँ से हो रहा है, कोई चीज़ कहाँ से लिखी जा रही है, किसके द्वारा दी जा रही है, क्या करा जा रहा है, यहाँ सब किसका यूज होगा? तो बाई का यूज होगा। जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे ही सेंटेंस का आपको अर्थ समझ में आएगा, तुरंत ही आप वहाँ पे बाई लगा दोगे, बिना सोचे समझे, आँख बंद करके। आप इसके बाद जब सेंटेंस करने वाले हो तो आपको पता चल जाएगा कि प्रीपोजिशन कितनी अच्छी तरीके से हमको आ गया है, कहाँ पे जगह का यूज होता है, और कहाँ पे दिशा का यूज होगा, और कहाँ पे मतलब अगर सप्ताह के नाम आ जाए, दिन के नाम आ जाए, महीनों के नाम आ जाए, डायरेक्शन आ जाए, तो हम क्या लगाएंगे? मान लीजिए टेबल के ऊपर कोई चीज़ रखी है, टेबल के नीचे कोई चीज़ रखी है, या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से में गुजर रहे हैं, या फिर उससे उतर रहे हैं, या फिर उस पर चढ़ रहे हैं, तो कौन सा प्रीपोजिशन हम कहाँ लगाएंगे? जब सेंटेंस पढ़ते जाएंगे ना, तो जितना ज़्यादा आप सेंटेंस करते जाएंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगी। और नेक्स्ट है हमारा बाई। इसका जो हिंदी होता है, उसका हिंदी होता है के द्वारा। राइज और फॉल ऑफ समथिंग ट्रैवलिंग अदर देन वॉकिंग और हॉर्स राइडिंग, मतलब प्राइजेज हैव राइजन बाई 10%। जो मूल्य थे वो कितने बढ़ गए? 10%। 10% क्या हुआ? मूल्य बढ़ गया। बाई कार, बाई बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज होता है। बाई पहले ही बता चुके हैं। एट प्लेस को शो करता है। फॉर एज मतलब 10 ईयर्स ओल्ड हो गया कोई। सी लर्न उर्दू एट 10, मतलब इसका मतलब 10 o'clock से नहीं होगा, इसका मतलब होगा कि वो 10 साल की उम्र में ही क्या सीख रही थी? उर्दू। नेक्स्ट है अबाउट। इसका हिंदी होता है के बारे में। फॉर टॉपिक, किसी टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, अबाउट दिस टॉपिक, अबाउट, वहाँ पे हम अबाउट का यूज करेंगे। अब हम फ्रेंड करते हैं अपना सेंटेंस। अब सेंटेंस को करने में ही आपको समझ में आने वाला है कि किस तरह से हमने कितना ईजिएस्ट पढ़ा हुआ है। फिल इन द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जो जगह है वहाँ पर प्रीपोजिशन को भरिए। द रेलवे स्टेशन इज ऑन हाजीपुर रोड, रेलवे स्टेशन किस रोड पर है? हाजीपुर। बिसाइड द रिवर, जो हाजीपुर है वो है कहाँ?
नदी के किनारे, बिसाइड द रिवर। और नेक्स्ट है हमारा दे लिव अंडर द सेम रूफ। रूफ का मीन्स क्या होता है? छत। वे रह रहे हैं कहाँ पर? सेम रूफ में। और नेक्स्ट क्या है? आई हैव नॉट सीन हिम। देखिए सिंस का मैंने आपको यूज़ बताया था कि सर्टेन टाइम होगा और वो पास्ट को भी शो करेगा, यानी लास्ट वेडनेसडे। आई हैव नॉट सीन, मैंने उसको कब से नहीं देखा है? मैंने उसको पिछले बुधवार से नहीं देखा है। नेक्स्ट है आई हैव नोन हिम फॉर, ऐसे मैं सबका अगर मीनिंग बताने लगूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। मैंने सारे प्रीपोजिशंस को फिल कर रहे हैं और उसका आप भी कर सकते हो। देखिए टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट, आई हैव टू स्लीप, मतलब इस लाइट को यहाँ पे OFF रहेगा, मिस्टेक हो गया मुझसे। टर्न ऑफ द लाइट मतलब लाइट को बंद कर दीजिए, मुझे क्या करना है? मुझे सोना है। दिस इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, यही तरीका है। दिस इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ये बहुत महत्वपूर्ण क्या है? मैटर है। ही हैज़ नॉट एट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, वो अपनी बीमारी से, देखिए हमने फ्रॉम का यूज क्या बताया था? फ्रॉम का यूज इन द सेंस ऑफ वेयर फ्रॉम, इन द सेंस ऑफ वेयर फ्रॉम। ये लाइन जब याद रहेगी तो अपने आप फ्रॉम हम कर लेंगे। दे वेयर आर्ग्यूइंग, वे डिस्कस कर रहे थे। अबाउट मतलब के बारे में। हु वॉज द फर्स्ट वन टू सी द टाइगर, उसके बारे में जिसने क्या देखा था? पहली बार क्या देखा था? टाइगर देखा था। यानी दे वेयर आर्ग्यूइंग अबाउट, यहाँ पर अबाउट होगा। प्लीज टेक ऑफ योर बूट्स, दे वेयर वेरी, आप अपने बूट्स को ले जाइए। ये दे वेयर वेरी डर्टी, ये क्या है? बहुत ज़्यादा गंदे हैं। पुट माई हैंड्स ऑन माई आईज बिकॉज आई कुड नॉट बियर टू सी द क्रोकोडाइल फाइट, मैं क्रोकोडाइल की फाइट को नहीं देख सकता, इसलिए मेरे हाथों को क्या करिए आप? मेरी आंखों पर पुट ऑन रख दीजिए। इट लुक्स अस 10 मिनट्स है। अब आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो? टू फिनिश द बिग बाउल पॉपकॉर्न। देखिए इट टुक्स अबाउट 10 मिनट्स टू फिनिश बिग बाउल ऑफ पॉपकॉर्न। ऑफ ऐसा प्रीपोजिशन है जहाँ पे अगर आपको कुछ भी, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जब आपको कुछ भी ना समझ में आए, 2-3 प्रीपोजिशन को आप एकदम अपने माइंड में रखिए। अगर कोई जगह शो कर रही है तो उसमें आप अपने ऑन को माइंड में रखिए। अगर घड़ी वड़ी का टाइम है या फिर कुछ ऐसा वैसा टाइम है और पास्ट का टाइम है, एकदम आंख बंद करके आप सिंस लगा दीजिए। और फॉर आप तब लगाइए जब आपको कुछ सर्टेनली दिखे तो आप फॉर लगा दीजिए। और दिन रात ऐसा कुछ करके हो तो वहाँ पे भी आप मतलब 1-2-4 प्रीपोजिशंस ऐसे हैं फ्रेंड जो घुमा फिरा के एकदम हमको, जैसे ऑफ हो गया, ऑन हो गया, और इन हो गया, इनटू हो गया, बाई हो गया, ये सब इतने फेमस प्रीपोजिशंस हैं कि अगर एग्जाम में आप कभी भी, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये मेरा पर्सनल एक ट्रिक आप आजमाइएगा ज़रूर कि ऑन, ऑफ, बाई, इन, ये 4 प्रीपोजिशन को आप वहाँ पे रख के देखिएगा, सेंटेंस में आप रख के देखिएगा। उसके बाद सेंटेंस को बोलिएगा, उसके बाद सेंटेंस की मीनिंग को बोलिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इन चारों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। वैसे मैं ये ट्रिक्स वगैरह पे ज़्यादा जोर इसके लिए नहीं देती हूँ। अगर आप रूल एंड रेगुलेशंस को अच्छे से समझ जाते हो तो हमें ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस कभी कभी हमारा सिलेबस इतना ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़नी होती हैं कि छोटे छोटे टॉपिक्स पे हमारा मतलब नज़र नहीं जाता है। इसके लिए छोटे टॉपिक्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग सोचते हैं कोई ट्रिक मिल जाए तो प्रीपोजिशन सॉल्व हो जाए, तो बस इसके लिए बताया मैंने। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है इट वॉन्ट fall down because I have twisted the wire with the post keep it with in position। उसके बाद हमारा देखिए 1990 को शो कर रहा है। अब आप यहाँ पे क्या लगाइएगा? अब यहाँ पे आप क्या लगाइएगा? आप सोचिए, इन लगाइएगा, इनटू लगाइएगा, सिंस लगाइएगा या फिर फॉर लगाइएगा। ये बस 2 ही 4 तो आपको सोचना है क्योंकि ये टाइम को शो कर रहा है और वो भी कब का टाइम है? आज 2024 चल रहा है तो 1990 का समय है, तो हमको पास्ट में ही लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट है दिस वीक सी हैज़ टू वर्क टिल मिडनाइट। यानी देखिए टिल आ गया तो अब आप टिल के लिए किसका यूज कर सकते हैं? ये सोचिए अपने आप, जैसे ही आपको मिडनाइट दिख जाए, अगर आपको मिडनाइट दिख जाए तो ये क्या है? ये डे है, मतलब एक दिन का क्या है? एक समय है, मिडनाइट यानी आधी रात का समय है। तो यहाँ पे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि आधी रात के लिए हमने कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? टिल पढ़ा था, अनटिल पढ़ा था, टू पढ़ा था, ये सब क्लिक कर जाता है उस टाइम पे जब आता है। 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, 4 ऑप्शंस नहीं भी दिए रहेंगे तो फिर इन ब्रैकेट्स कुछ ना कुछ दिया ही रहेगा। और वैसे भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सेंटेंस को पढ़ते ही फटाफट क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। और नेक्स्ट है हमारा वी हैव नॉट मेट लास्ट अक्टूबर। देखिए हम कब से नहीं मिले हैं? लास्ट अक्टूबर से नहीं मिले हैं। अब यहाँ पे आप एकदम आँख बंद करके सेंस लगा सकते हैं। मैं आपको बता ही दी कि 3-4 प्रीपोजिशन एकदम माइंड में रखिए। प्रीपोजिशन का टॉपिक ही कभी गलत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है बुक वेयर स्कैटर्ड
अराउंड द रूम, बुक्स कहाँ कहाँ पूरा बिखर गया था, पूरे कमरे में। नेक्स्ट है फायर क्रैकर्स आर सेट टू, देखिए यहाँ पे टू प्रीपोजिशंस भी दिया गया है और उसके बाद ब्लैंक्स भी दिया गया है, थोड़ा सा मिस्टेक मिसप्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट है लकली द विंड डाइड डाउन, द फायर बिगैन टू बर्न इटसेल्फ डाउन। और नेक्स्ट है आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 6 ईयर, मतलब मैं कब से दिल्ली रह रहा था, 6 सालों से दिल्ली रह रहा था। यहाँ पे आप फॉर का यूज करेंगे, लेकिन अगर यहीं पे 1990 दिया होता तो आप सिंस का यूज करते। नेक्स्ट है राइम टाइम। अब राइम टाइम क्या होता है, राइम टाइम मतलब यही है, देखिए हील फील, लास्ट का जो आपका प्रोनाउंसिएशन है और लास्ट का जो आपका लेटर है, ये दोनों लेटर क्या है, लेटर ही सेम है, लेटर ही सेम है। और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला 1 नंबर का क्वेश्चन है राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। जैसे हील है, हील फील रील नील, आप इसमें एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं एल, और एक चीज़ और कॉमन देख रहे हैं, लास्ट का प्रोनाउंसिएशन ला हो रहा है। जैसे थिंग है, थिंग रिंग किंग सिंग, लास्ट में जी आ रहा है, बट लास्ट का जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी गा हो रहा है। तो 2 चीज़ें राइमिंग वर्ड्स में क्या है, राइमिंग वर्ड्स में कुछ नहीं है। अगर आपको बेड है तो बेड से क्या बनेगा, और आपको इसका सबसे बढ़िया ट्रिक बता देती हूँ, कुछ भी नहीं आता हो राइमिंग वर्ड्स में। जैसे आपको बेड दे दिया, अब ए से आप उठाना शुरू कर दीजिए, एड बेड सेड लेड मेड, कुछ ना कुछ तो वर्ड बन जाएगा जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। मैंने अपनी लाइफ में राइमिंग वर्ड्स कभी नहीं पढ़ा है, और उसको सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है, अगर आपको पिक दिख जाए आप ए से उठाना शुरू कर दीजिए, ए से जब जेड तक आप उठाएंगे उसमें से कुछ वर्ड्स तो आपको ऐसे मिल ही जाने वाले हैं जिसका कोई ना कोई मीनिंग होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है लेट टॉक, ऑल ऑफ यू शुड लुक एट योर शोडे, सब लोग अपनी परछाई को देखिए एट डिफरेंट टाइम्स, मतलब दिन के काफ़ी समय में अपनी परछाई को देखिए और उसके बाद उसको ऑब्जर्व करिए कि दिन के किस समय में आपकी परछाई किस तरह से बदल रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गया है ट्रांसलेशन, और इसके पहले हम लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, एक लेसन में था जो हिंदी में हमें ट्रांसलेशन करना था। और इस ट्रांसलेशन में है क्या, देखिए पहला क्या है हमारा ट्रांसलेशन, पहला है कि मुझे प्रकाश में अपनी परछाई दिखती है, मुझे प्रकाश में अपनी परछाई दिखती है, प्रकाश में, पहले तो इन लाइट माई शैडो इज सीन, इन लाइट यानी प्रकाश में मेरी परछाई क्या करती है, दिखती है। कुछ दिन बाद मैं आप लोग को टेंसेस पढ़ाने वाली हूँ, उसके बाद ये जो थोड़े थोड़े ट्रांसलेशन दिए रहते हैं इसमें कोई परेशानी नहीं आने वाली है आप लोगों को। और अभी तो ऐसे ही बता देती हूँ ताकि आप लोग अपना लेसन अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, बट जब मैं टेंस पढ़ाऊँगी तो टेंस में आपको बताऊँगी कि कहाँ पर आपको कौन से टेंस का यूज करना चाहिए, प्रेजेंट है कि पास्ट है, किस तरह से आप पहचानिएगा केवल वाक्य को देख कर कि ये प्रेजेंट है या फिर पास्ट है या फिर फ्यूचर है, और किस तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि उस वाक्य में मॉडल्स का यूज होगा या नहीं होगा, या वो वाक्य टेंसेस में जाएगा, या फिर कई कई वाक्य ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली ना होकर इनडायरेक्ट होते हैं, जैसे कि वो वॉइस में बनते हैं, वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में वो वाक्य बनते हैं, तब जाके उनका कंप्लीट मीनिंग निकलता है। ये सब सारी चीज़ें मैं ग्रामर की जब क्लास स्टार्ट करूँगी तो उसमें एकदम बेसिक से लेके हायर लेवल तक आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है जब मैं चलता हूँ तो वो भी चलती है, बहुत सीधा है। ये है इंडिफिनिट का वाक्य व्हेन आई वॉक, जब मैं चलता हूँ सी आल्सो वॉक विद मी, वो भी मेरे साथ क्या करती है, चलती है। जब मैं रुकता हूँ व्हेन आई स्टॉप, वो भी रुकती है। जैसे ती है तो आप जान लीजिए कि परछाई क्या है, ये परछाई एक फेमिनिन है, मतलब ये स्त्रीलिंग है हिंदी में बोलें तो यहाँ पे हम सी का यूज करेंगे, व्हेन आई स्टॉप सी आल्सो स्टॉप्स, परंतु अंधेरे में वह छुप जाती है, बट अंधेरे में इन डार्क सी हाइड्स अवे, वो छुप जाती है, इंडिफिनिट टेंस है, छुप जाती है, सी हाइड्स। अगर यहाँ पे सी नहीं होता तो यस भी नहीं लगता, बिकॉज ही सी और इट के साथ ही यस या यस लगेगा, ये कॉन्सेप्ट है टेंसेस का, वो टेंसेस में पढ़ाऊंगी, और ही सी इट नहीं रहेगा और या फिर कोई मतलब नाउन नहीं रहेगा, सिंगुलर पर्सन नहीं रहेगा तो यस या यस का यूज हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कभी वह बहुत लंबी होती है, समटाइम्स ही इज़ वेरी टॉल, एंड कभी वो बहुत छोटी हो जाती है, समटाइम्स बिकम वेरी शॉर्ट, यानी कभी बहुत लंबी हो जाती है कभी बहुत छोटी हो जाती है। उसका रहस्य मुझे समझ में नहीं आता। ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही फ्रेंड, ये पूरा जो ट्रांसलेशन आपका दिया गया है पूरा इंडिफिनिट टेंस है, पूरा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में दिया गया है, ताकि बच्चे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के कॉन्सेप्ट को क्या करें, मतलब और अच्छे से समझें। उसके बाद है आई कांट अंडरस्टैंड हर सीक्रेट। नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है, आपके बुक में एक एक्टिविटी है कि एक्टिविटी को आप कीजिए, बच्चों के साथ कीजिए। क्या करना है, मूविंग ए लाइट सोर्स, एक लाइट के सोर्स को लीजिए, जैसे आप टॉर्च भी ले सकते हैं, आप सूरज, तो सूरज के प्रकाश में ही हो सकता है हमारी एक्टिविटी, नहीं तो हमारे पास टॉर्च हो सकता है, लैंटर्न हो सकता है, कोई भी हमारे पास लाइट सोर्स हो, क्लोजर टू एन ऑब्जेक्ट, और उसको एक ऑब्जेक्ट, आप अपने कोई ऑब्जेक्ट लीजिए, जैसे आपको करना क्या है, आप मान लीजिए टॉर्च लीजिए और कोई एक सामान लीजिए, मान लीजिए आप डस्टर ले लीजिए, डस्टर ना हो के आप चौक ले लीजिए, या फिर आप कोई बोर्ड वगैरह कुछ भी ले लीजिए, और उसके बाद लाइट को आप जलाइए, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को उसके सामने रखिए,
अब उसके पीछे आप देखिए कि शैडो बनेगी। अब वो शैडो किस तरह से ग्रो होगी, उसी मूवमेंट को आपको नोट डाउन करना है। और वही इस पोएट ने किया है, आर.एल. स्टीवेंसन ने इसी कॉन्सेप्ट को क्या करा है, इंक्लूड करने का प्रयास किया है कि बच्चे ये भी समझें कि प्रकाश में किस तरह से परछाई ग्रो करती है, प्रकाश में किस तरह से परछाई गायब हो जाती है। मतलब टोटल कॉन्सेप्ट लाइट का ही है। इफ लाइट इज प्रेजेंट देन शैडो इज मेड, अदरवाइज नो, अदरवाइज नथिंग। मतलब अगर लाइट सोर्स है तब हम शैडो को देख सकते हैं, अगर लाइट सोर्स नहीं है तो फिर शैडो कहाँ से बनेगी। और यही पोएट दिखाना चाहता है, यही बच्चों को समझाना चाहता है। मतलब एक छोटी सी एक्टिविटी या छोटी सी कविता के माध्यम से वो अच्छे से समझाना चाहता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अनमोल जीवन दांव पर मत लगाइए। बहुत अच्छा कोट दिया गया है हमारे लेसन के लास्ट में। किस तरह से, अगर देखिए ये जो पंजे का सिंबल बना रहता है ये दिखाता है कि रुकिए, और ये जो आँख का सिंबल बना है ये देखिए, कान का सिंबल बना है तो सुनिए, और ये जो व्हीकल चलती हुई मूवमेंट कर रही है इसका मतलब क्या है कि जाइए। ये कुछ ट्रैफिक रूल्स हैं जो छोटे बच्चों को शुरू से इसके लिए बताए जाते हैं ताकि जब वो बड़े होकर गाड़ी चलाएं या फिर बड़े होकर कुछ भी करें फ्रेंड, तो उसके बाद वो इन सारी चीज़ों को जाने, इसके रूल एंड रेगुलेशन को समझें और इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। नेक्स्ट लेसन कल्पना चावला का है, बहुत ही अच्छा लेसन है, शी लिव्ड हर ड्रीम। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताइए।